कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पुनः आज राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों अथवा कार्यकारी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी के मद्देनज़र अगले क्रम में हम लोग आज जानेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अथवा कानूनी शक्तियाँ। तो कानूनी शक्ति के अंतर्गत, विधायी शक्ति के अंतर्गत उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, इसका उल्लेख हमने निम्न 8 बिंदुओं के अंतर्गत किया है, जिसका हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहला आ जाता है संसद का अधिवेशन आहूत करना। आहूत मतलब बुलाना होता है। यह एक संसदीय शब्द है जहां आहूत शब्द ही आपको मिलेगा, लेकिन समझने के लिए आप समझिए बुलाना। सत्रावसान यानी जैसे मान लीजिए आपकी का विद्यालय खुला, तो विद्यालय खुला तो उसके बाद एक निश्चित समय के बाद बंद भी होता है, तो वैसे ही संसद का पत्र बुलाया गया तो कुछ दिन चलेगा वह पत्र, उसके बाद उसका अवसान भी होगा, उसके बाद उसका जो वो भी होगा। तो जाहिर सी बात है पत्रावसान, इस सत्र की समाप्ति कब की जाएगी इसका भी निर्णय। और तीसरा है विघटन। विघटन यानी संसद को, लोकसभा को भंग करने का निर्णय। तो ये 3 प्रकार के विधायी शक्तियों का राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें देखें, यानी संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद का पत्र बुलाना, और उसके बाद उसके सत्रावसान यानी उसके सत्र के समाप्ति की घोषणा करना, तथा लोकसभा का विघटन करना इसमें शामिल है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया। यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, उसके सत्र के समापन की घोषणा कर सकता है, साथ ही लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी लोकसभा को समाप्त करने का पावर रखता है। इस संदर्भ में मूलतः कुछ परिपाटियाँ, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक संसद की बुलाया जाना आवश्यक है। यानी इनके एक बैठक से लेकर दूसरे बैठक के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम 6 माह के बीच संसद का एक बैठक बुलाया जाना अनिवार्य है, और इस प्रकार वर्ष में 2 बैठक। किंतु यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार वह इससे अधिक भी बैठकें बुला सकता है, या संसद की कुछ विशेष बैठकों को भी बुलाने की शक्ति रखता है। फिर वह सत्रावसान की घोषणा करता है, यानी सत्र के समाप्ति की। वह कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही लोकसभा को भंग करने का भी यह अधिकार रखता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम जो सामान्य जो चुनाव होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यदि वह चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर भंग कर सकता है। और अब तक यह देखा जाए तो यह क्रियाकलाप राष्ट्रपति द्वारा 9 बार किया जा चुका है, यानी अब तक राष्ट्रपति 9 बार लोकसभा को भंग कर चुका है। दूसरा है आरंभिक अभिभाषण, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 87 में किया गया है। आरंभिक अभिभाषण यानी इस संदर्भ में निर्वाचन के पश्चात प्रथम अधिवेशन, यानी कि कोई निर्वाचन हुआ, नई सरकार आई, तो उसका जो प्रथम अधिवेशन होगा, पहली बार जो अधिवेशन बुलाया जाएगा, उसमें वह अभिभाषण करेगा। वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में सरकारी नीतियों पर प्रकाश डालने का वह कार्य करता है। यानी इस संदर्भ में साफ साफ आप समझ लीजिए कि कोई नवीन सरकार ये चुनी जा रही है और पहली बार संसद का बैठक बुलाया जाएगा, तब राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही उस बैठक का, उस सत्र का शुरुआत होगा। और साथ ही साथ जैसे कहा गया कि कम से कम साल में 2 बार उसकी बैठकें बुलाई जाएंगी, तो बैठक का जो पहला दिन होगा वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। संयुक्त तौर पर दोनों ही सदनों के लोगों को एक जगह कॉमन हॉल में बुलाया जाता है, और उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण, राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही उस बैठक का शुरुआत होता है। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। फिर तीसरा है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना। यानी संसद के अगर अंग पूछे तो कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और यदि वह सदन पूछ ले तो सदन माने जगह कहा थे वो घर, तो कितने सदन हैं? तो 2 सदन उसके हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा। तो यहाँ कहा गया दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, यानी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है।
जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और अगर प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है। फिर है चौथा, विधेयकों पर अनुमति या सम्मति प्रदान करना, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक के लिए कानूनी स्वरूप ग्रहण करने हेतु राष्ट्रपति की सम्यक सम्मति आवश्यक है। यानी कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट विधेयक मसौदे लाए जा रहे हैं, वे भले ही संसद के द्वारा क्यों ना पारित कर दिए गए हों, वे तब तक कानून का स्वरूप नहीं लेंगे जब तक कि उन्हें राष्ट्रपति की सम्मति ना प्राप्त हो जाए, राष्ट्रपति की स्वीकृति ना प्राप्त हो जाए। इसलिए जब तक उन्हें संसद में रखा जाता तब तक उन्हें बिल के नाम से जाना जाता है। जैसे आप नागरिकता संशोधन बिल, तो अब कहते थे नागरिकता संशोधन बिल, पहले CAB कैब आप उसको कहते थे, बाद में आप उसको CAA कहने लगे। तो यानी जब तक राष्ट्रपति से स्वीकृति नहीं मिला था तब तक वह बिल था। जब राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दे दिया तब वह नागरिकता संशोधन बिल से नागरिकता संशोधन कानून बन गया, एक्ट बन गया। तो उसी प्रकार इसमें है, किंतु उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में उसे विलंबकारी शक्ति ही प्रदान किया गया है। यानी कोई निर्णायक शक्ति नहीं प्रदान किया गया। वह विलंब तो कर सकता है कानूनों में, लेकिन यदि एक बार वापस लौटा दिया और वापस लौटाने के बाद मान लीजिए कि संसद उसी रूप में पुनः उसको पारित करके दे दे उस विधेयक को, तब पुनः राष्ट्रपति उसको वापस नहीं लौटा सकते, यानी केवल वो विलंब कर सकते हैं। फिर है, कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति की सम्मति आवश्यक, यानी सहमति या सम्मति जो भी आप कहें। यानी कुछ ऐसे भी विधेयक हैं कि जिनको संसद में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। यानी बिना राष्ट्रपति के सहमति के, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के आप उनको संसद में पेश ही नहीं कर सकते हैं। एक में तो जो है संसद द्वारा पारित करने के बाद स्वीकृति होगी, जो साधारण विधेयक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी विधेयक हैं, प्रस्ताव हैं, जिनको आप बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के, सम्मति के पेश ही नहीं कर सकते हैं संसद में। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? धन विधेयक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। नए राज्यों का निर्माण, नाम व सीमा में परिवर्तन, यानी किसी नए राज्य का, प्रांत का निर्माण करना है अथवा उसके नाम या सीमा में परिवर्तन संबंधी कोई कानून है, कोई विधेयक है, तो ऐसे भी विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति आवश्यक होगी। और तीसरा, प्रांतों के बीच व्यापार व वाणिज्य संबंधी जो भी मामले होंगे, इन पर भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। अगर इससे संबंधित कोई नया कानून आप बना रहे हैं, कोई नई विधि आप ला रहे हैं, तो पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लीजिए, फिर ही आप उसे संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। पांचवा है, प्रांतीय विधानमंडल के विधायन संबंधी अधिकार। इसमें क्या है देख लीजिए। ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य संसद द्वारा आवश्यक सूची में घोषित वस्तु पर करारोपण, निजी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, उच्च न्यायालयों के शक्ति में हस्तक्षेप व राज्यपाल के विवेकानुसार आवश्यक समझे जाएंगे, वह मामले, यानी भले ही वो प्रांतीय मामले हों, विधानमंडल के मामले हों, राज्य सरकार के जो है विधानसभा द्वारा जो है बनाए जा रहे कानून हों, तब भी अगर इन समस्त विषयों से संबंध रखते हैं तो राष्ट्रपति के लिए उसे भेजा जा सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे भेजा जा सकता है। कौन कौन सी शर्तें हैं? यानी ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य संसद द्वारा आवश्यक सूची में घोषित किसी वस्तु पर करारोपण करना है, जिसको संसद ने किसी वस्तु को आवश्यक सूची में घोषित कर रखा है, और अगर उस वस्तु पर प्रांतीय विधानमंडल कोई कर लगाना चाहता है, राज्य विधानमंडल कोई कर लगाना चाहता है, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। निजी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, किसी के निजी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करने के लिए कोई विधेयक लाया जा रहा है तो उस पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। उच्च न्यायालयों के शक्ति में यदि कोई विधेयक हस्तक्षेप करने वाला कोई विधेयक है, कोई कानून है, तो उसमें भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। व राज्यपाल अगर चाहे तो अपने विवेकानुसार भी कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेज सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया है। राष्ट्रपति इन्हें अपने विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्न विकल्प हैं। वह इन विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर सकता है,
या बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है, यानी उसे वापस लौटा देगा और उसे कारण भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्यों वो वापस कर रहा है, इस संदर्भ में वह कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद व एससी से विचार के पश्चात प्रांतों को वापस लौटा सकता है, यानी इस संदर्भ में वह मंत्रिपरिषद से विचार कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वह सुप्रीम कोर्ट से भी विचार कर सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है, और इन प्रकरणों के पश्चात वह प्रांत को वापस कर सकता है। फिर है छठवां, मनोनयन की शक्ति। मनोनयन मतलब मन से उन्नयन, यानी मन से नामित कर देना। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई थी संविधान के द्वारा। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का लोकसभा में निर्वाचन मनोनयन और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो राज्यसभा में वह 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, क्या किसी को भी मनोनीत कर सकता है? नहीं। इस संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे कोई व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा व राष्ट्र सेवा तथा खेल को बाद में जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सदस्य बनाया गया तब बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में इसका उल्लेख खेल का नहीं था। तो इस प्रकार इस संदर्भ में अगर किसी ने विशेष इन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की हो, विशेष जो है समर्पण का कार्य किया हो, विशेष जो है ख्याति अर्जित की हो, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में नामित कर सकता है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समूह के लोगों को वह नामित कर सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 331 में था। किंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। फिर 7वां है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश का यहाँ आशय है एक आदेश, यानी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश ही अध्यादेश कहलाता है, जो कानून के समान प्रभावी होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। राज्यसभा व लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की रिक्तता के संदर्भ में क्या उसे है, इसमें कहा गया है कि यदि अध्यक्ष राज्यसभा अथवा लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो इस प्रयोजन हेतु 6 सदस्यीय नियमावली तय की जाती है, जो वहाँ यानी कि 6 सदस्य रहते हैं, उन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक पद को ग्रहण कर लेता है। अगर मतलब लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, मौके पर राज्यसभा अध्यक्ष भी नहीं है, किंतु अगर मान लीजिए कि जिन 6 सदस्यों की नियमावली तैयार की गई है वो भी ना हो, तब कौन इसकी जो है बैठक की अध्यक्षता करेगा, कौन बैठक का संचालन करेगा? तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सदन के सदस्यों से कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, यानी सदन के सदस्यों में से किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से आप अवगत हुए। यदि आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।